नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। वक्त है रात के 9 बजे और वक्त है खोज खबर का। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र में सरकार की 50-50 और सवाल ये भी कि क्या महाराष्ट्र राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। बात होगी करतारपुर कॉरिडोर के बहाने पाकिस्तान के आतंकी प्लान की भी। रात 9:27 पर खोज खबर स्पेशल में देखिए हमारी खास पेशकश हनीप्रीत रिटर्न। लेकिन पहले एक नजर देश और दुनिया की अहम खबरों पर। पुलिस वकील विवाद का एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने। वीडियो में महिला अधिकारी के साथ मारपीट और आगजनी करते दिखे वकील। 30 हजारी कोर्ट विवाद में दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों पर गिरी गाज। स्पेशल सीपी संजय सिंह और एडिशनल डीसीपी हरेंद्र सिंह का तबादला। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वीएचपी ने पत्थर तराशने का काम रोका। ड्रोन के जरिए अयोध्या में रखी जा रही है कड़ी नजर। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़। 7 लाख के नकली नोट बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। प्रदूषण से दम तोड़ रही है यमुना नदी। यमुना में दिखा जहरीला सफेद झाग। जलीय जीवों और साइबेरियन पक्षी की बड़ी मुसीबत। अमेरिका के फ्लोरिडा से हादसे की खौफनाक तस्वीर आई सामने। रेस के दौरान 2 पावर बोट आपस में टकराई, बाल बाल बची जान। कर्नाटक के गदक में टला बड़ा हादसा। तेज बहाव में फंसी यात्रियों से भरी बस। स्थानीय लोगों की मदद से बची यात्रियों की जान। गुलमर्ग में बर्फबारी की वजह से सैलानियों की बड़ी तादाद। बर्फ में मस्ती करते नजर आए सैलानी। श्रीनगर में हुई मौसम की पहली बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढकी घाटी। स्थानीय लोगों की बड़ी मुसीबतें। हिमाचल के कुल्लू में भी जोरदार बर्फबारी। सैलानियों के खिले चेहरे, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर हुई बर्फबारी। बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी जमकर गिरी बर्फ। करतारपुर थीम सॉन्ग में खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर पर भारत ने जताया ऐतराज। पाकिस्तान को दिए आतंकियों के इनपुट, कहा भारतीय दस्ते की हो पुख्ता सुरक्षा। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए सिद्धू को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत। सूत्रों के हवाले से खबर। तीसरी बार लगाई थी यात्रा की मंजूरी के लिए अर्जी। महा तूफान के चलते गुजरात के तटीय इलाकों में बारिश। कोस्ट गार्ड ने मछुआरों को समंदर किनारे न जाने की सलाह दी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में हुई बारिश। बारिश से प्रदूषण में आई कमी। नौसेना सप्ताह समारोह को लेकर ऑपरेशन डिमॉन्स्ट्रेशन का आयोजन। कोस्ट गार्ड के जवानों ने दिखाया दम। बॉर्डर से सटे गांवों में दिखे नापाक फायरिंग के सबूत। मकान की दीवारों पर दिखी गोली और मोर्टार के निशान। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी भूस्खलन। हादसे में 2 जवान शहीद। बारिश और बर्फबारी से 3 आम नागरिकों की भी मौत। महाराष्ट्र में सीएम पद पर अड़ी शिवसेना ने उद्धव ठाकरे पर छोड़ा आखिरी फैसला। 6 निर्दलीय विधायकों समेत सभी पार्टी एमएलए शारदा होटल में शिफ्ट। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से की कानून व्यवस्था पर चर्चा। एडवोकेट जनरल से भी ली सियासी हालात पर जानकारी। ऑड इवन के बीच दिल्ली के लोगों को मिली 100 नई बसें। सीएम केजरीवाल नई क्लस्टर बसों को दिखा रहे हैं हरी झंडी। एक शख्स की कलाकारी का दिलचस्प वीडियो सामने आया। सड़क पर तेजी से एक साइकिल चलती नजर आई। दरअसल ये साइकिल नहीं बल्कि कार के शीशे पर बनाया हुआ स्केच निकला। थाईलैंड से हाथी का दिलचस्प वीडियो हुआ वायरल। हाथी ने कार के ऊपर बैठने की कोशिश की। कार सवार ने रफ्तार तेज करके अपनी जान बचाई। कृष्ण की नगरी मथुरा में मनाई गई कंसवत लीला। लोगों ने लाठियों से पीट पीट कर कंस का किया वध। भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। राजकोट में खेले जा रहे दूसरे T20 मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत के सामने 154 रनों का लक्ष्य रखा। चहल ने चटकाए 2 विकेट।
देश और दुनिया की अहम खबरों के बाद नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। यह खबर करतारपुर कॉरिडोर के संबंध में आ रही है। पाकिस्तान ने वहां पर एक और नई चाल चली है। वो नई चाल क्या है, हम आपको बताते हैं। ये एक तरह से पाकिस्तान की साजिश है, जिसे करतारपुर यात्रा से ठीक पहले पाकिस्तान ने अंजाम दिया है। गुरुद्वारा दरबार साहब के पास पाकिस्तान ने एक चबूतरा बनाया है। इस चबूतरे पर शीशे के डब्बे में एक पुराना बम रखा हुआ है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि यह बम 1971 की जंग में भारतीय वायुसेना ने गिराया था। पाकिस्तान का मकसद यात्रा से पहले बेवजह तनाव पैदा करना और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को अंजाम देना है। देख सकते हैं आप किस तरीके से इस बम को सजा के रखा है। क्या साबित करना चाहता है पाकिस्तान? ये अब समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के मन में एक पाक जगह पर पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा करने का उसका मकसद नहीं है। उसका मकसद एक बार फिर भारत को उकसाना है। खालिस्तानी आतंकियों को उकसा रहा है। खालिस्तानी आतंकियों को उसने कमेटी के अंदर शामिल किया था और अभी जो नया थीम सॉन्ग आया था करतारपुर कॉरिडोर में, उसमें भी ऐसे 3 विवादित व्यक्तियों को दिखाया गया था जिस पर भारत ने आपत्ति जताई है। अब इस मसले पर क्या होगा, देखना होगा कि भारत सरकार इस मसले पर कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि पाकिस्तान की बदनीयती खुलकर सामने आ रही है। करतारपुर कॉरिडोर हिंदुस्तान के लिए आस्था से जुड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसमें सिर्फ साजिश है। वो करतारपुर के बहाने पाकिस्तान कश्मीर में वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और इस साजिश का खुलासा हुआ खुद इमरान के मंत्री शेख रशीद की जुबान से। बोलते बोलते शेख रशीद कह गए कि पाकिस्तान को करतारपुर के जरिए कश्मीर में फायदा हासिल होगा। कि करतारपुर कॉरिडोर का कश्मीर को कितना फायदा पहुंचेगा। गौर से सुनिए इस बयान को। पाकिस्तान के रेल मंत्री कैमरे के सामने कह रहे हैं कि करतारपुर से कश्मीर को फायदा होगा और शेख रशीद के इस बयान से सवाल उठते हैं, आखिर करतारपुर का कश्मीर से क्या कनेक्शन? करतारपुर के जरिए क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करतारपुर कॉरिडोर का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंक फैलाने के लिए करने वाला है? यह आखिरी सवाल ही कपटी इमरान के काले प्लान का सही जवाब है, वरना इमरान का शेख चिल्ली क्यों सरेआम ऐसा ऐलान करता कि करतारपुर कॉरिडोर का कश्मीर को कितना फायदा पहुंचेगा। कैमरे और दुनिया के सामने शेख रशीद ने खुलकर पाकिस्तान की आतंकी तासीर को कबूला और हमेशा की तरह फिर भारत के खिलाफ नफरत को जाहिर किया। ऐसी ऐसी बातें बोली जो टीवी पर सुनाई भी नहीं जा सकती। ये लोग जो बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन को इल्लामा इकबाल के जन्मदिन से मिला रहे हैं, इनकी सोच किया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब किसी पाकिस्तानी मंत्री ने करतारपुर को लेकर साजिश का इशारा दिया हो। बस इसके लिए वक्त में 1 साल पीछे जाना होगा। वो तारीख थी 29 नवंबर 2018। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू ही हुई थी। तभी इमरान के विदेश मंत्री ने कह दिया था कि करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान की गुगली है। कि कल इमरान खान ने करतारपुर की गुगली फेंक दी और उस गुगली का नतीजा क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान जो इंगेज करने से कतरा रहा था, उनको 2 वज़रा को रुखसत करना पड़ा। शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी के बयान साफ बताते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर के पीछे पाकिस्तान की काली साजिश है। करतारपुर को लेकर पाकिस्तान लगातार नापाक दांव चल रहा है। इमरान खान कह चुके हैं कि करतारपुर आने वाले श्रद्धालुओं को पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, जबकि पाकिस्तानी सेना ने ऐलान किया है कि बिना पासपोर्ट के करतारपुर आने वाले श्रद्धालुओं को एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी पाकिस्तान बार बार बेवजह कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और इसी को लेकर भारत का रुख भी सख्त होता जा रहा है। कि पाकिस्तान की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग हैं। कभी वो बता रहे हैं कि चाहिए, कभी बता रहे हैं नहीं चाहिए। फॉरेन ऑफिस और दूसरे एजेंसीज के बीच में भी हमें लग रहा है कि काफ़ी डिफरेंस है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान बार बार करतारपुर कॉरिडोर के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया में ऐसी भी खबरें हैं कि पहले जत्थे में शामिल वीआईपी लोगों को खुली गाड़ियों में करतारपुर तक ले जाया जा सकता है। यानी पाकिस्तान भारतीय शख्सियतों की सुरक्षा को खतरे में डालने की फिराक में है। भारत सरकार ने इस बाबत पाकिस्तान से बार बार सुरक्षा की जांच के लिए टीम भेजे जाने की दरख्वास्त की है, लेकिन 48 घंटों पहले तक पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया है। Security and protocol arrangements, Reza, we have been sensitizing them. We have, in fact, on the ASR as well, we have again requested them that, since these are prominent dignitaries and it is
very in terms of proper mechanism, I think it is very natural for an advanced team to visit a country before a high dignitary visit takes place. We have not heard anything from the Pakistani side so far. इमरान सरकार से आता हर बयान पाकिस्तान से सामने आई हर करतूत साबित करती है कि करतारपुर कॉरिडोर के आड़ में पाकिस्तान कश्मीर को सुलगाने की फिराक में है। करतारपुर कॉरिडोर हिंदुस्तान के लिए आस्था की बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ और सिर्फ साजिशों का बहाना है। इमरान खान के लिए कॉरिडोर साजिशों की गुगली है, और एक गुगली उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए फेंकी है, उन्हें वीजा देकर। सिद्धू को इमरान का बुलावा आया तो वो बेचैन हो गए। विदेश मंत्रालय को जाने के लिए एक एक नहीं 3-3 चिट्ठियां लिख डाली, और फिर आखिरकार उन्हें 9 नवंबर को उद्घाटन समारोह में जाने की इजाजत विदेश मंत्रालय से मिल गई। लेकिन इस पर अब सियासत तेज है, क्योंकि सिद्धू की पार्टी के नेता कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कि सिद्धू को वहां नहीं जाना चाहिए। पहले इमरान से मिलकर फंसे, फिर बाजवा को गले लगाकर घिरे, और अब कॉरिडोर की गुगली। गुरु हैं कि विवादों से दामन छुड़ाना ही नहीं चाहते। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह के लिए इमरान खान ने पहला न्योता नवजोत सिंह सिद्धू को भेजा, तो सिद्धू का दिल भी बल्लियां उछलने लगा। गुरु ऐसे बेचैन हुए कि जाने की इजाजत मांगते हुए 3-3 चिट्ठियां लिख डाली, और फिर सरकार ने भी इजाजत दे ही दी। सिद्धू अपनी आस्था का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उनकी भावनाएं सियासी चौखट पर कसी जा रही है। राजनीति सिद्धू की आस्था में इमरान प्रेम ढूंढ रही है, और जब कप्तान अमरिंदर सिंह जैसे अपने ही सिद्धू का खुलकर साथ देने से कन्नी काट गए, तो विरोधियों का नसीहत देना तो बनता है। नवजोत सिंह सिद्धू की अपनी सोच है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत अच्छा किया, वो भी सिख हैं, और उन्होंने यह माना कि वो जाएंगे, लेकिन देश की तरफ से जाएंगे। हम सब लोग जा रहे हैं, हमें भी अगर पाकिस्तान बुलाता हम जरूर जाते, लेकिन अपने देश की तरफ से जाते, पाकिस्तान की तरफ से ना जाते। और अब बात बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर को कुछ दिन की राहत तो जरूर मिली है, लेकिन आफत अभी बाकी है। जहरीली हवा से कुदरत ने तो कुछ दिन की राहत दिला दी दिल्ली और एनसीआर को, लेकिन अब तक संकट भगवान के दर तक पहुंच गया है, और हालात ऐसे हैं कि वाराणसी में भगवान को भी मास्क पहना दिया गया है। प्रदूषण का स्तर देखिए, इंसान तो इंसान, भगवान भी परेशान हो गए हैं। वाराणसी के मंदिरों में मां काली, दुर्गा माता और यहां तक कि भोले शंकर के प्रतीक शिवलिंग पर भी मास्क लगा दिए गए। वाराणसी में भगवान तो दिल्ली एनसीआर में इंसान खुद को वायु प्रदूषण से बचाने में जुटे हैं। पराली जलना बंद नहीं हो रही, दिल्ली एनसीआर का दम लगातार घुट रहा है, हल किसी को नहीं सूझ रहा। हालांकि गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश ने थोड़ी राहत दी। मौसम हल्का सर्द हुआ तो बारिश ने प्रदूषण की परत को कुछ फीसदी हल्का किया। इसके बावजूद दिल्ली में AQI का स्तर 400 के पार ही रहा, यानी दम तो अब भी घुटेगा। शाम 6 बजे आनंद विहार में PM 2.5 430 तो PM 10 441 के स्तर पर रहा। ITO पर PM 2.5 420, PM 10 319 पर रहा। वजीरपुर में PM 2.5 437 और PM 10 का स्तर 432 रहा। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में PM 2.5 421 और PM 10 417 के स्तर पर रहा। एक वेरी सीवियर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अफेक्ट कर रहा है, एंड वेदर भी खराब हो गया है ना। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इंडियन सिस्टम। एक तो हवा का जहर कम नहीं होता, उस पर सियासत अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के लिए सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगा चुकी है, लेकिन सरकारों की नींद ही नहीं टूटती। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उन्हें मुकम्मल मदद नहीं दी जाती, लेकिन सियासी रोटी सेकने का खेल जारी है। आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण संकट के लिए केंद्र को जिम्मेदार मानती है, तो बीजेपी वाले साइकिल मार्च निकालकर दिल्ली सरकार को घेरने में जुटे हैं। दिल्ली एनसीआर को दम घोटू स्मॉग से बचाने के लिए बीजेपी ने साइकिल मार्च निकाला। बीजेपी सांसद विजय गोयल के साथ बीजेपी के विधायक और समर्थक दिल्ली की सड़कों पर साइकिल चलाते दिखे। अब भला नेताओं के साइकिल चलाने से वायु प्रदूषण कम कैसे होगा? होगी तो बस राजनीति, और ये साइकिल मार्च राजनीति का ही हिस्सा है।
बीजेपी नेताओं का ये साइकिल मार्च पहुंचा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर, उनको पराली गिफ्ट करने। सिसोदिया घर पर नहीं मिले तो बीजेपी सांसद विजय गोयल ने आपके विधायकों पर पराली जलाने के लिए किसानों को उकसाने का आरोप लगाया। पिछले 5 साल के अंदर एक भी बैठक उन्होंने सांसदों के साथ नहीं की, एमसीडी को फंड नहीं दिए, केंद्र सरकार से कोई सहयोग मांगा नहीं, और मैं समझता हूं वो पराली को दोष दे रहे हैं। और यही पराली पंजाब के अंदर उनके विधायक जला रहे हैं, जलवा रहे हैं, उकसा रहे हैं, और अपने विधायकों को रोक नहीं रहे, दिल्ली में पराली जलाते हैं। और अगर पराली से प्रदूषण था तो फिर ऑड इवन का नाटक। जितने करोड़ रुपए उन्होंने अखबारों में और इश्तिहारों में दे दिए, उससे वो पराली खरीद लेते अपने विधायकों के क्षेत्रों से कम दिल्ली के लोगों को इतना प्रदूषण न झेलना पड़े। पराली जलाने पर राजनीति बहुत दूर छत्तीसगढ़ में भी जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पराली जलाने का समर्थन किया। केंद्र से ही पूछ लिया कि किसान पराली न जलाएं तो विकल्प क्या है। खेती है वो घाटे का सौदा हो चुका है, और ऐसे समय में यदि धान के बाद उसे गेहूं बोना है, समय बहुत कम है, तो पराली नहीं जलाएंगे, पैरा नहीं जलाएंगे तो क्या करेंगे। मैं तो माननीय उच्चतम न्यायालय से भी आग्रह करता हूं कि एक हाई पावर कमेटी बना दे, जिसमें एक अर्थशास्त्री रहे, एक कृषि वैज्ञानिक रहे, एक पर्यावरणविद रहे और किसान का प्रतिनिधि रहे। 4 लोगों की कमेटी बन जाए और भारत सरकार को निर्देशित करे। तो यहां भी सियासत और वहां भी सियासत, सियासत का खेल बड़ा निराला है। इसीलिए हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। महाराष्ट्र में तो बीजेपी शिवसेना की नूरा कुश्ती पूरा फिल्मी मजा दे रही है। इसमें इमोशन भी है, एक्शन भी और ड्रामा भी। मामला कुछ ऐसा फंसा है कि शिवसेना बीजेपी को आंखें दिखा रही है, चुनौती दे रही है कि बिना उनके बन सके तो सरकार बना ले। यानी आन की लड़ाई में महाराष्ट्र में सरकार का पेच फंस गया है, और पेच भी ऐसा फंसा है कि शाह नीति भी काम करेगी, इसकी उम्मीद बेहद कम है। इसीलिए शाह चुप है और सारी जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर डाल दी गई है। सबका कंफ्यूजन और सबका मांग और सबकी डिमांड एक ही है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री शिवसेना का होना चाहिए। महायुति को सरकार फिर एक बार बनाने के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है। राजनीति में राज करने के लिए जो हमको सपोर्ट करेगा वो सारी पार्टियों को हम साथ लेंगे। शरद पवार जी ने साफ कर दिया है कि भाई हम अपोजिशन में बैठेंगे। मुख्यमंत्री तो साजिक शिवसेना कहेगी, शिवसेना का ही होना चाहिए, वो साफ तय करेंगे। साहेब यानी उद्धव ठाकरे, और साहेब के न चाहते तो शिवसेना में पत्ता भी नहीं हिलता है। इसीलिए बिना साहेब के सिर हिलाए बीजेपी शिवसेना सरकार में साथी बनेगी, इसकी उम्मीद कम है। और साहेब का अरमान फरमान बनकर संजय राउत की जुबान पर है। संविधान का हर कानून, हर पेज हमें मालूम है, और हम भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर इस राज्य में, महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाएंगे। शिवसेना कह रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, और वचन ये कि शिवसेना को मुख्यमंत्री पद से कम कुछ भी मंजूर नहीं। और बीजेपी के लिए फिलहाल शिवसेना के पास चुनौती है सरकार बनाने की। आप सत्ता की हवस छोड़ दीजिए और बताइए कि हमको सरकार नहीं बनाना है। राज्यपाल से अगर आप मिलकर आए हैं तो ये आपका दायित्व है कि आप 145 का बहुमत की लिस्ट आप राज्यपाल महोदय को देनी चाहिए। शिवसेना भी जानती है और बीजेपी को भी पता है कि बिना शिव सैनिकों के महाराष्ट्र में कोई सरकार बनेगी नहीं। और शिवसेना का रुख ऐसा है कि बीजेपी सन्न है। लीगल चर्चा करने के दृष्टि से, कानूनी चर्चा करने के दृष्टि से आज हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय जी से मिले। उनके साथ आगे क्या इसकी कानूनी चर्चा हुई। उस चर्चा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब आगे क्या करना है इसकी रणनीति तय करेगा। महाराष्ट्र में 14 दिन से सरकार पर बने इस सस्पेंस ने बीजेपी शिवसेना के साथियों को भी परेशान कर दिया है। रामदास आठवले संविधान की दुहाई दे रहे हैं और साथ आने की नसीहत भी। मुझे लगता है कि पर्याय अल्टरनेटिव यही है कि बीजेपी शिवसेना ने एक साथ आना ही है, और वो पूरे जरूर आएंगे। उद्धव ठाकरे जी अपने भूमिका में थोड़ा बदल कर करेंगे, और वानखेड़े स्टेडियम में इसका शपथ ग्रहण का प्रोग्राम होगा। बाबा साहब ने संविधान दिया और संविधान में सरकार गठन का रास्ता भी दिया, पर महाराष्ट्र में राजनीति की रपटीली राहों में बाबा साहब के संविधान की व्यवस्थाएं भी दांव पेंच में उलझी हुई हैं।
धुंध के बादल गहरे हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि अब की बार महाराष्ट्र में किसकी सरकार। सूबे में सरकार का सवाल इतना गहरा है कि अच्छे अच्छे चक्कर खा जाएं। आंकड़ों के अंकगणित में बहुमत का जो गणित सीधा और सरल लग रहा है वो सीएम पद की लड़ाई में उलझ गया है। इसीलिए बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिलकर भी सरकार बनाने का दावा नहीं पेश कर पाए और शिवसेना के विधायक मातोश्री में बैठक करने के बाद शारदा होटल में जाकर ठहर गए ताकि जोड़ तोड़ की राजनीति परवान न चढ़े। और बड़ी बात यह कि सरकार गठन के लिए सूबे में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है और सरकार गठन का पेंच आन यानी ईगो की लड़ाई में उलझ गया है। देखिए कैसे कैसे बन सकती है सरकार। कुल सीटें 288, बहुमत है 145 का। बीजेपी और शिवसेना मिल जाए तो बड़ी आसानी से बन सकती है सरकार। लेकिन यहां पर शिवसेना चाहती है कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री उनको दिया जाए और मोदी और शाह दोनों उद्धव ठाकरे से बात करें। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? अमित शाह ने क्या कहा है? अमित शाह ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस हमारी तरफ से सरकार बनाएंगे। वो सीधे खुद बातचीत नहीं करना चाहते। यहाँ पर ईगो की लड़ाई आ गई है। शिवसेना फडणवीस को उद्धव ठाकरे जितना बड़ा दर्जा देने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे से कोई बातचीत करे तो वो अमित शाह हो। चौथा, शिवसेना के साथ के बगैर बीजेपी दावा नहीं कर पा रही है क्योंकि उसको भी पता है अगर शिवसेना अड़ी रही तो फिर वो बीजेपी की सरकार को गिरा देगी। फ्लोर टेस्ट में शिवसेना का साथ बीजेपी के लिए अहम होगा, लेकिन अभी तक के संकेत ये बताते हैं कि अगर अकेले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी सरकार बनाने में गई तो शिवसेना उसे फ्लोर पर गिरा देगी। बिना बात किए बीजेपी ने दावा किया तो शिवसेना साथ नहीं देगी। यही मैं कह रहा हूं। बीजेपी नाकाम रही तो एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना सरकार बना लेगी। ये वो सिनेरियो है जब बीजेपी बहुमत का दावा करती है, बीजेपी सरकार बनाने के लिए फ्लोर पर जाती है, फ्लोर पर टेस्ट होता है, शिवसेना पीछे हट जाती है तो एक अल्टरनेट सरकार जिसके बल पर शिवसेना इतनी बार्गेनिंग कर रही है वो शिवसेना एनसीपी प्लस कांग्रेस का बाहर से समर्थन उसको लेकर बन जाएगी। अगर बहुमत है तो सरकार स्थापन करो, बहुमत नहीं है तो खुलेआम जनता के सामने आकर बताए हमारे पास बहुमत नहीं है, लेकिन हम भी सरकार नहीं बनाएंगे और संविधान का पेच भी डालेंगे। अब ये खेल पुराना हो चुका है, अब ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। संविधान इस देश की जनता का है, देश के लिए बना है। संविधान आपकी जागीर नहीं है। मुंबई में आए दिन लोकल ट्रेन्स पर स्टंट करते युवाओं की तस्वीर सामने आती रही है। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद स्टंटबाज नहीं मानते और आए दिन हादसे होते रहते हैं। ऐसे में रेलवे पुलिस ने जागरूकता फैलाने के लिए अनोखी पहल की है। रेलवे पुलिस फोर्स के जवान यमराज का वेशभूषा में नजर आए और मुंबई के अलग अलग इलाकों में लोगों को जागरूक किया। जवानों ने युवाओं को स्टंट करने के दौरान होने वाले खतरों की भी जानकारी दी और समझाया कि थोड़ी सी भी गलती यमराज यानी मौत को दावत दे सकती है। और अब एक नई ऐतिहासिक फिल्म और उस पर भी विवाद। कहते हैं सियासत में जब तक विवाद का तड़का न लगे राजनीति का जायका जो है वो बेस्वाद लगता है और सियासतदान ये जानते हैं कि विरोध कब करना है, कितना करना है और किस बात का करना है। तो कर्नाटक में उपचुनाव से पहले टीपू सुल्तान पर बवाल तेज है और इस बार टीपू सुल्तान के साथ हैदर अली भी विरोधियों के निशाने पर है। 10वीं की ये किताब छात्रों को इतिहास तो बाद में पढ़ाएगी, पहले सियासत का नया पाठ पढ़ा रही है और ये सबक इतिहास का नहीं राजनीति का है। बवाल है किताब में टीपू सुल्तान और हैदर अली पर। कल तक लगता था कि विरोध सिर्फ टीपू जयंती का है, अब लगने लगा कि टीपू तो बस झांकी है, हैदर अली अभी बाकी है। और इस बार विरोध की आवाज बुलंद हुई है टीपू विरोधी होरत्ता संघ की ओर से। इन लोग आके हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों एनक्रोचर्स थे। इन लोग आके कभी उनके बारे में लिखा है वैभवीकरण किया टीपू सुल्तान का और हैदर अली का 7th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में वन साइड ऑफ द इतिहास लिखा गया, ये गलत है। इससे पहले बीजेपी विधायक अपाचू रंजन ने भी टीपू सुल्तान पर लिखे चैप्टर हटाने की मांग की थी और अब हैदर अली के चैप्टर पर भी विवाद है। 10 नवंबर को टीपू जयंती है और येदियुरप्पा सरकार पहले ही टीपू जयंती को रद्द कर चुकी है। यह अलग बात है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को पुनर्विचार की हिदायत दी है और कांग्रेस कह रही है कि टीपू और हैदर अली के बगैर कर्नाटक का इतिहास अधूरा है। टीपू सुल्तान को लेकर लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन अब ये सियासी मुद्दा बन चुका है। लिहाजा टीपू सुल्तान से जुड़े हर मुद्दे पर राजनीति होती है।